हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखेंगे बिहार एक परिचय, जो इम्तियाज अहमद की बुक है, जो बिहार के लिए रिवीजन के लिए हम लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इतिहास के स्रोत से। इतिहास का स्रोत में पहला पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है चंदेश्वर चंदेश्वर है। उसके बाद मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी षटगुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपयोगों के प्रयोग का परामर्श देता है। दूसरा प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। उसके बाद उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। उद्बंध प्रकाश के लेखक मौलिक कवि है। उसके बाद मौर्यकालीन शतपथ कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन शतपथ कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगिरी से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद पांचवा है, बिहार का घरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर घरवालों का आधिपत्य का प्रमाण मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। उसके बाद बिहार में तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में तुर्क राजवंश के अभिलेख तुगलक वंश से प्राप्त हुए। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातीनुल पुंस एक मूल्यवान स्रोत है? तो यह है तिरहुत। उसके बाद बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, तो वो है फायान युअनचुआंग इत्सिंग। उसके बाद मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला ताकिया। मुल्ला ताकिया। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इनमें मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी बिहार आए थे, जबकि फ्रांसोए वर्निए बिहार नहीं आए थे। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तान गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। उसके बाद प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो प्राचीन बिहार के इतिहास का मुख्य स्रोत है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्का और धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है लौरिया अरारेज से, उसके लौरिया नंदगढ़ से, सहसाराम से और पांचवा रामपुरवास से, पाटलिपुत्र से नहीं हुई। और उसके बाद अशोक का शिलालेख एक में प्राप्त हुआ है। अशोक का शिलालेख एक में प्राप्त हुआ है सहसाराम। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। उसके बाद बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मणी लिपि। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी लिपि है। मीरातुल अहलाबा की रचना किसने की थी? मीरातुल अहलाबा की रचना मुल्ला बहबाहानी ने की थी। उसके बाद मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण है, तो कर्तिलता, कर्तिपातका और बन रत्नाकर। उसके बाद बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं चिरांद, चेचर एवं सोनपुर से, मनेर से मिले हैं। उसके बाद बिहार के नवादा जिले के अपसठ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रवर्ती गुप्त वंश। उसके बाद है, एक मिनट, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेख की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है गुप्त युग के बारे में। देववर्णाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उसके बाद बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराया टीला उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पालकाल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघ निकाय से जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है आपको मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौ बिहार के बारे में। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला प्रथम कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता था, तो कनिंघम थे। उसका नालंदा स्थित बारागांव का पता किसने लगाया? तो इसका पता जो है
नालंदा स्थित बारा गांव का पता कनिंघम ने लगाया था। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिस पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बौद्ध गया के मंदिर की खोज को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो पुरातत्व कनिंघम ने जो है केसरिया स्तूप, लौरिया अरारोज का अशोक स्तंभ, बसाड का अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल, इन सभी का खोज किया था। विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण का शतनाम उपहार के में दिया है, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है, तो यह है खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक है। उसके बाद बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक के से संबंधित है? तो यह संबंधित है शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर का अभिलेख जो है बिहार में मिले हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह है दिघ निकाय। दिघ निकाय जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में बौद्ध ग्रंथ के बारे में बताता है। सियर उल मुत्खारीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबई। गुलाम हुसैन तबई। उसके बाद मध्यकालीन बिहार से संबंधित और इनके स्रोत देखते हैं। एक मिनट, इसका जो है देखेंगे तो मिनट, रियाज रियाज उस सर लातीन, यह गुलाम हुसैन, इसके रचनाकार है गुलाम हुसैन सलीम। इसके रचनाकार है गुलाम हसीन सलीम। उसके बाद तारिक शेरशाही। तारिक शेरशाही के रचनाकार है अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी। उसके बाद बकायते मुस्ताकी। बकायते मुस्ताकी के रचनाकार है रिज्जू कुल्ला। रिज्जू कुल्ला। उसके बाद अफसानाए शाह के शेख कबीर। शेख कबीर और बसातीन नूल उम्स के इक्तासहान देहलवी। इक्तासहान देहलवी। उसके बाद देखेंगे मुल्ला बहमानी यात्री थे। मुल्ला बहमानी यात्री थे ईरान के। मुल्ला बहमानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। 39 आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसीसी बुकानान द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेट्स एंड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडियन हाउस कॉर्पोरेशन डेंस सीरीज, उपयुक्त सभी। तो इनमें हो जाएंगे उपयुक्त सभी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यह डाला गया है राजनीतिक नीतियां पर। अपसट से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो यह है रामायण के कथा दृश्य अंकित है। उसके बाद प्राचीन बिहार को अब हम देखेंगे। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है, अनुमानतः यह है 4000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों के प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं तीनों से कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदि मानव के आरंभ के साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव की के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो यह पूर्व प्रस्तर युग के है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तरीय युग के साक्ष्य मिले हैं, तो यह मिले हैं मुंगेर से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद जैसे जो सारण में है एवं चेचर वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नौ प्रस्तर युग। उसके बाद बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपको चिरांद जो सारण में है, चेचर जो वैशाली में है और सोनपुर एवं मन्नेर से। उसके बाद ऐतिहासिक काल का आरंभ। ऐतिहासिक काल का आरंभ, पहला क्वेश्चन है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, तो यह उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक लोहे का उपयोग था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहयोग लोहे का उपयोग था। उसके बाद श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो यह थे अंग एवं लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो यह मिलता है सतपथ ब्राह्मण से। विदेह की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पांचवा, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो यह था मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था।
तो यह था विदेह। विदेह राजा के जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके बाद अथर्व का वात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? तो यह किया गया है मगध के लिए वात्य शब्द का प्रयोग। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो यह था विदेह। उसके बाद बिहार में भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचनाकार से मिलती है? तो यह मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। महाजनपद। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? तो इनमें से 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इतना याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो यह था वत्स। उसके बाद बिहार में किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो यह है आपका, एक मिनट, भागलपुर एवं मुंगेर में। भागलपुर एवं मुंगेर में। उसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती है। उसके बाद बिहार में के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो यह था आपका मगध जनपद में, महाजनपद में। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो इसको चंपा नदी पृथक करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह था बज्जी। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो यह था चेदी। चेदी जो था बज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। एक मिनट। बज्जी संघ की राजधानी थी, तो बज्जी संघ की राजधानी जो थी बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। उसके बाद बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो यह था बज्जी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी आपका वैशाली में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी आपका गिरिब्रज थी। उसके बाद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक चंपा भी थी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है यह लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। अब हम शुरू करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है वैशाली में है। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो यह बज्जी संघ से था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध बज्जी संघ से था। सिद्धार्थ बज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। उसके बाद महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, तो यह थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। उसके बाद प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। उसके बाद प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो इसमें कार्य हुए थे जैन धर्म के ग्रंथों अंतिम रूप में संकलित लिपिबद्ध किया गया और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित किया गया। 11वां प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, तो यह थी चंपा। वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। अब हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गिरि त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो यह गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में, जो इनके प्रथम गुरु थे। उसके बाद गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडियन और 5 ब्राह्मण मिले? तो इनको मिले थे उरुबेला में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। उसके बाद गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी।
उसके बाद राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे, तो इसमें किए गए कार्य बौद्ध धर्म 2 भाग अस्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है 7वां, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किए गए कार्य थे कुछ कठोर नियम बनाए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में बुलाया गया था। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोध गया, राजगीर और वैशाली से। बोध गया, राजगीर और वैशाली से। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित है, तो यह थी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। उसके बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां पे प्रसिद्ध बौद्ध सरीपुत्र का जन्म हुआ था। सरीपुत्र का जन्म जो हुआ था यह नालंदा में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है यह मगध को। मगध राज की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी या राजगीर भी इसको कहते हैं। उसके बाद राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी है। और एक मिनट, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो यह था बृहदत्त वंश। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहदत्त के से आरंभ होता है। मगध जनपद के संस्थापक कौन थे? तो मगध जनपद के संस्थापक बृहदत्त तथा जरासंध थे। उसके बाद मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार को श्रेनिक और अजातशत्रु को कुनिक। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। उसके बाद एक मिनट, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसने कौशल देवी, चेलाना और खेमा के साथ विवाह किया था। बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थिति सुदृढ़ कौशल देवी कौशला की और खेमा पंजाब की तथा चेलाना बज्जी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज जीता? तो इसने अंग को जीता था। बिंबिसार ने हर्यक वंश का दूसरा शासक था। हर्यक वंश का दूसरा शासक रहा अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 493 से 461 अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो इस अजातशत्रु ने। उसके बाद बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो ये थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो यह थी वैशाली की। अजातशत्रु के किस राज के साथ युद्ध में प्रथम रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया गया? तो यह जो है महाशिला और रथ मुसल हथियार का प्रयोग प्रथम बार लिच्छवी में किया गया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। बिहार नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बिहार नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उसके बाद किस किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम उदयन जो है राजधानी बनाई। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो यह थी शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के उपरांत शिशुनाग वंश आया। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाई? तो यह थी शिशुनाग वंश ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाए और तब से साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही है? तो यह था काला अशोक। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो नाग दशक के शासनकाल में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था।
द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साव कमेर ने की थी। साव कमेर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मा नंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मा नंद था। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांत और एक छत्र और एकाराइट कहा गया है? इन सभी नामों से जाना जाता था महापद्मानंद को। नंद वंश का अंतिम शासक रहे घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक रहे घनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय जो है सर्वप्रथम महापद्मानंद ने किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह था घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर व्यवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यह बना था वैशाली के वृज्जियों ने। अब देखेंगे हम मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। कब? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला सेल्यूकस निकेटर था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो यह था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है? तो इनको कहा गया था यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण। वह सूरज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका इंडिका। एक मिनट। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। उसके बाद पाटलिपुत्र के किस व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना है बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो यह रहता था बिंदुसार के शासनकाल में। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। तो शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो अशोक। उसके बाद किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो यह था कलिंग। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोक ने अपना धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो यह बोध गया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राजअभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष। उसके बाद अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो अशोक के स्तंभ लेख चंपारण से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो यह है रुमनी देई, लौरिया अरारेज और लौरिया आनंदगढ़ रामपुरवा बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यह था लकड़ी का। उसके बाद एक मिनट। मौर्य एक मिनट। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा
फिलडेल्फस ने डिनियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो यह भेजा था बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था? तो यह जो है एस्ट्रैबो। एस्ट्रैबो के यूनानी दूत डीमोल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था आपका बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में। उसके बाद केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो यह था भब्रू स्तंभ। भब्रू स्तंभ। बराबर की गुफाओं बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो यह था अजीविकों के रूप में। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह था मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। उसके बाद एक मिनट, अशोक अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अशोक के संबंध में अशोक धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों के संबंध में स्थापित किया और उसने प्रजा हित और कल्याण का उपाय किया। देवन मापिये के नाम से किस शासक के ने अपने आप को संबोधित किया? तो ये थे अशोक, देवन मापिये के नाम से। धम्म महामत के कार्य क्या थे? तो धम्म महामत के कार्य धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण का उपाय। उसके बाद मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। तो राजूक के कार्य थे न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो तीनों का, कौटिल्य, पाणिनि और उपवर्ष। उसके बाद मौर्यकालीन शतपथ के सुंदर उदाहरण है। तो मौर्यकालीन शतपथ के सुंदर उदाहरण थे पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष। उसके बाद दीदारगंज की याची और बराबर की गुफा है। अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है तो द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से और द्विदांश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो यह किया गया है आपका 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था। विदेशी आक्रमण और अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह। मर्योत्तर बिहार पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो यह थे शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र। उसके बाद किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? तो यह थे पुष्यमित्र। उसके बाद पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के समय हुआ था? तो यह हुआ था शुंग वंश के शासन। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित थे, तो यह पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? तो यह थी आपका कन्नब वंश। उसके बाद कन्नब वंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नब वंश का संस्थापक वसुदेव था। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध पर कन्नब वंश की नींव डाली। कन्नब वंश की सत्ता समाप्त की थी तो आंध्र सातवाहनों ने। उसके बाद कन्नब वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस राजवंश ने शासन किया था? तो मित्र वंश। उसके बाद शुंग काल में उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए बौद्ध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो यह दिया था अश्वघोष को। उसके बाद कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा के बुरी तरह परास्त किया था तथा हरजाने के कनिष्क के रूप में वह यहाँ के अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पत्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। उसके बाद मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। तो मगध पर शासन करने वाले पड़े हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कन्नब वंश। एक बार फिर से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कन्नब वंश। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। कन्नब वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो मगध पर आक्रमण कलिंग शासक खारवेल जो है, एक मिनट, 25वां हो गया है। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1ली शताब्दी ईसा के पूर्व के अंत में। उसके बाद देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य
कहाँ चला गया? कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा तो यह था लिच्छवियों का। उसके बाद कुछ इतिहासों के अनुसार मगध पर शक मरुंडों का नियंत्रण हो गया था और गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग और सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने